जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है। जब प्रॉब्लम पर ध्यान लगाओ तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पर ध्यान लगाओ तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगा। आप सभी को प्रूडेंस टेक्निक में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एनपीओ चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को बताऊंगा जिसकी मदद से आप आय व्यय खाते को प्रिपेयर कर सकेंगे या प्राप्ति एवं भुगतान खाते को प्रिपेयर कर सकेंगे। कुछ आइटम्स के बारे में बताऊंगा जो आइटम्स आपका कैपिटल रिसिप्ट भी माना जाता है और रेवेन्यू रिसिप्ट भी माना जाता है या कैपिटल पेमेंट भी माना जाता है या रेवेन्यू पेमेंट भी माना जाता है। तो वो सभी आइटम्स के बारे में जानेंगे कि भाई कब क्या कंडीशन होगा और क्या मानेंगे, उन सभी बातों को आज सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे बड़ा टॉपिक मेरा अभी होगा डोनेशन के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं दान। तो यहाँ पर दान जो है वो कब कैपिटल रिसिप्ट होगा, कब कैपिटल रिसिप्ट होगा और कब रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए, डोनेशन में कहा जाता है कि जब आपका राशि क्या हो, जब आपका अमाउंट जो है जो क्वेश्चन में गिवन है वो कम हो, ठीक है। क्या होना चाहिए? कम हो। जब आपका अमाउंट जो क्वेश्चन में गिवन है वो कम हो तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। लेकिन यही अमाउंट अगर अधिक होता है तो उसको हम क्या मानते हैं? कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। ये कंडीशन है, आपको कम और ज़्यादा के आधार पर इसको देखना है कि अगर कम मिलेगा तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, अगर ज़्यादा मिलेगा तो उसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे, ठीक है। कंडीशन ये भी दिया रहा है कि आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है। क्वेश्चन में क्या रहता है कि आपको नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको ध्यान देना है उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ध्यान देना है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन हो कि डोनेशन की पूरी राशि पूंजीगत हो तो सभी राशि को हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं, जिसके वजह से उन सभी राशि को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन ये कहे कि डोनेशन की पूरी राशि कैपिटल रिसिप्ट हो, लेकिन क्वेश्चन अगर ये कहता है कि डोनेशन की पूरी राशि रेवेन्यू रिसिप्ट है तो उसे हम क्या करेंगे? आयगत प्राप्ति मानेंगे, इसलिए उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दिखाएंगे। तो ये तो बात तय होगी कि भाई कैपिटल रिसिप्ट कहेगा तो हम रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे और रेवेन्यू रिसिप्ट कहेगा तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि ये भी कह सकता है कि हाफ राशि या 1/4 राशि या 1/3 राशि आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है और जो भी शेष है वो आपका कैपिटल रिसिप्ट है। तो उस कंडीशन में जितनी राशि आपको रेवेन्यू रिसिप्ट कहेगा उन सभी राशि को हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे और जितनी राशि आपको कैपिटल रिसिप्ट के बारे में कहेगा उन सभी को हम क्या करेंगे कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? दिखाने का काम करते हैं। कंडीशन ये भी रहेगा कि आप इसको तय नहीं कर सकते हैं, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसके बारे में कुछ नहीं दिया है और आप ये तय नहीं कर पा रहे कि डोनेशन की राशि ज़्यादा है या कम है। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड दिखा दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप अगर तय नहीं कर पाते तो वहाँ हम इनकम साइड आसानी से दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि डोनेशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, लेखांकन करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आती है लीगेसीज, जिसको बोलते हैं वसीयत। देखिए, लीगेसीज क्या होता है तो यहाँ से आप जान लीजिए कि किसी व्यक्ति के मृत व्यक्ति के इच्छा के अनुसार अगर कोई उपहार या दान प्राप्त होता है तो वो आपका क्या कहलाता है? लीगेसीज, वसीयत कहलाता है, ठीक है। मतलब मरने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कोई अगर दान या उपहार के रूप में प्राप्त होता है तो वो आपका लीगेसीज कहलाता है, ठीक है। लीगेसीज क्या होता है कि एक ही बार प्राप्त होता है, मृत व्यक्ति की इच्छा के अनुसार एक ही बार प्राप्त होता है और इसे जो है हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, लायबिलिटीज साइड में दिखाने का काम करते हैं, ठीक है, लीगेसीज को। उसके बाद बात करते हैं इंट्रेंस फी के बारे में। इंट्रेंस फी, ठीक है। देखिए, इंट्रेंस फी जो है ना एक प्रवेश शुल्क, ठीक है।
आप जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रवेश करते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ता है, वो आपका इंट्रेंस फी कहलाता है। ठीक है, तो इंट्रेंस फी को ज़्यादातर हम आयगत प्राप्ति मानते हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, आय व्यय खाते में दिखाते हैं। इसको बोलते हैं हम प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि आय व्यय खाते के इनकम साइड में दिखाने का काम करते हैं। अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये बात दिया होगा कि इस इंट्रेंस फी को आपको कैपिटल रिसिप्ट मानना है तो उसे कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया है कि इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है तो रेवेन्यू रिसिप्ट मानेंगे, लेकिन ज़्यादातर इंट्रेंस फी को हम रेवेन्यू रिसिप्ट मानते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वैसा काम करेंगे। इसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फी। अब देखिए लाइफ मेंबरशिप फी क्या होता है, तो अलाभकारी संगठन में जो सदस्य होते हैं उनके जीवन काल में ये क्या होता है, एक ही बार प्राप्त होता है। यह एक ऐसा प्राप्ति है जो अलाभकारी संगठन के सदस्यों को जीवन काल में, पूरे जीवन काल में एक ही बार प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। इसको हम कैपिटल रिसिप्ट मानते हैं। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं, और इसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाने का काम करते हैं। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसको हम क्या करते हैं, दिखाने का काम करते हैं। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि अस्थायी जमा पर ब्याज। ठीक है, तो अस्थायी जमा पर ब्याज को क्या होता है कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अस्थायी जमा पर कितना ब्याज दिया गया है। ठीक है, आपको ये बात रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि अस्थायी जमा पर कितना ब्याज दिया गया है। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई कितना ब्याज प्राप्त होना चाहिए था। जो ब्याज का दर होगा, जितना राशि हम फिक्स्ड करेंगे उस पर निकालेंगे, तो आपको देखना है कि इंटरेस्ट का कितना आ रहा है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट आपको ज़्यादा आ रहा है और क्वेश्चन में यानी कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कम दिया हुआ है, तो जो भी डिफरेंस राशि होती है तो इस एक्रूएड इंटरेस्ट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड रिलेटेड आइटम में जोड़ कर दिखाते हैं। ठीक है, यानी क्या करते हैं कि इसको रिलेटेड आइटम में जोड़ कर दिखाते हैं, मतलब कि जिस आइटम का एक्यूरेट होता है, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट एक्यूरेट है तो हम इंटरेस्ट में क्या करें, इसको जोड़कर दिखाएंगे। और उसके बाद इसको हम क्या करते हैं कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी हम दिखाने का काम करते हैं। इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी क्या करते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद बात करते हैं डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। देखिए अस्थायी संपत्तियों पर जो डिप्रिसिएशन होता है, तो इस डिप्रिसिएशन में हम क्या करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाते हैं, सॉरी एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि एक्सपेंडिचर साइड में दिखाने का काम करते हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन दिया हो तो आप ध्यान दीजिए उस डिप्रिसिएशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो आपको फिक्स्ड एसेट्स दिया रहेगा, उस पर रेट दिया रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स इंटू रेट बाई 100 करके क्या करेंगे, उसको हम डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे। और दूसरा जगह इसको जो हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिलेटेड, एसेट साइड में रिलेटेड आइटम से घटा कर दिखाते हैं, घटा कर दिखाते हैं। ठीक है, रिलेटेड आइटम से घटा कर दिखाएंगे। जैसे अगर डिप्रिसिएशन आपको इसका दिया हुआ है, मान लो फर्नीचर का भाई डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो फर्नीचर पर जो भी डिप्रिसिएशन आएगा उसको तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे ही, साथ ही साथ क्या करेंगे, तो उस डिप्रिसिएशन को हम उस एसेट्स में से क्या करेंगे, घटा लेंगे, और घटाने के बाद जो राशि आएगा उसी को हम दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि हम उसको डिप्रिसिएशन को क्या करेंगे कि उस फर्नीचर में से उस डिप्रिसिएशन को घटा लेंगे, और तब घटाने के बाद जो भी फर्नीचर का मूल्य लगा उसे हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाने का काम करते हैं।
उसके बाद बात आता है एक्रूएड इनकम की। एक्रूएड इनकम, ठीक है। तो एक्रूएड इनकम में क्या करते हैं कि एक्रूएड इनकम को, अभी मैंने बताया है कि एक्रूएड इनकम को ठीक है दो जगह दिखाते हैं। एक्रूएड इनकम होगा तो उसको दो जगह, एक आप दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, इनकम साइड में, वो भी रिलेटेड आइटम में जोड़कर, जिससे वो संबंधित होगा उसमें ऐड करके एक्रूएड इनकम को दिखाते हैं। और दूसरा इस एक्रूएड इनकम को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या करते हैं, इस एक्रूएड इनकम को दिखाते हैं। एक्रूएड इनकम के वह इनकम होता है जो प्राप्त हुआ नहीं है लेकिन प्राप्त होने वाला है, मतलब प्राप्त नहीं हुआ लेकिन प्राप्त होने वाला है, हो सकता है प्राप्त, ठीक है। वैसे आपका क्या कहलाता है, एक्रूएड इनकम कहलाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। ऑल रेवेन्यू इनकम या ऑल रेवेन्यू इनकम या ऑल रेवेन्यू पेमेंट, इस सभी को हम क्या करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, दर्शाने का काम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयगत प्राप्ति, ठीक है, या आयगत प्राप्ति या आयगत भुगतान। मतलब ये कैसा खर्च होता है, तो ये एक ऐसा खर्च होता है जो आपको बार बार होता है, एक ऐसा खर्च जो साल में बार बार होता है, वैसे खर्च को हम क्या बोलते हैं, आयगत प्राप्ति या आयगत भुगतान बोलते हैं, ठीक है। मतलब जो खर्च बार बार होगा वो आपका आयगत भुगतान हो जाएगा, और जो प्राप्ति आपको बार बार प्राप्त होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आयगत प्राप्ति होगा। जैसे अगर हम रेंट पेड करते हैं, तो रेंट पेड करते तो क्या, रेंट हम महीने महीने पेमेंट करते हैं, तो ये आपका क्या है, आयगत भुगतान है, क्योंकि बार बार किया जाता है। उसी में अगर बात की जाए तो कोई काम करते तो आपको कमीशन मिलता है, तो कमीशन क्या है आपका, आयगत प्राप्ति, क्योंकि ये बार बार प्राप्त होता है। कोई भी काम करते हैं, ठीक है, तो वो काम हम बार बार करेंगे, उस पर कमीशन, ठीक है, बार बार प्राप्त होगी। क्योंकि कंपनी क्या करती है कि किसी काम करने पर आपको कमीशन बांध देती है कि भाई इतना काम करें तो इतना कमीशन मिलेगा, तो आप उतना काम बार बार कीजिएगा और बार बार कमीशन मिलेगा। तो इसलिए इसको क्या करते हैं कि हम आयगत प्राप्ति मानते हैं, इसको आयगत भुगतान मानते हैं। तो जितने भी आपका रेवेन्यू इनकम है, यानी कि आयगत प्राप्ति है या सभी आयगत भुगतान, उन सभी को हम क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दर्शाते हैं। इसमें आप कैपिटल रिसिप्ट या पेमेंट, कैपिटल रिसिप्ट या पेमेंट को नहीं दिखाएंगे। इसमें आपका नहीं तो कैपिटल रिसिप्ट जाएगा और ना ही कैपिटल पेमेंट जाता है, केवल रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट जाता है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है कि आपका सभी आइटम जाता है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, इन सभी को हम रिसिप्ट साइड दिखाएंगे। और ऐसी में बात किया तो कैपिटल पेमेंट या रेवेन्यू पेमेंट, इन सभी को हम क्या करेंगे, पेमेंट साइड दिखाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कैपिटल रिसिप्ट हो या रेवेन्यू रिसिप्ट हो, कैपिटल पेमेंट हो या रेवेन्यू पेमेंट हो, इन सभी को हम क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कैपिटल रिसिप्ट है, कौन रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। तो अगर आपको देखिए जितने भी आइटम से आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, तो आप ये अगर जान लेते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट कौन कौन आइटम है या कैपिटल पेमेंट कौन कौन आइटम है, तो आपको उसके बाद ये कैलकुलेशन निकालना असंभव नहीं होगा कि कौन रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन रेवेन्यू पेमेंट है या कैपिटल पेमेंट है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम जान लेते हैं कि कौन कौन आइटम आपका कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल पेमेंट है। यहाँ से आप जान लीजिए कैपिटल रिसिप्ट, इसमें आप पहला जान लीजिए कि स्पेसिफिक, ठीक है, डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन हुआ तो आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं लीगेसीज का, तो ये भी आपका कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी आपका
जो होगा वो कैपिटल रिसिप्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो अस्थायी संपत्ति की बिक्री भी आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, आपका कैपिटल रिसिप्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं इंडाउनमेंट। इंडाउनमेंट फंड, इंडाउनमेंट फंड भी आपका क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं तो सेल ऑफ स्पॉट इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट, तो सेल ऑफ स्पॉट इक्विपमेंट भी आपका क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। तो जितने भी आपको आइटम्स ये सब दिख रहा है ये सभी आपका क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। उसके बाद जान लेते हैं कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट की कौन कौन राशि जो कैपिटल पेमेंट है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर कोई आप अस्थायी संपत्ति खरीदते हैं तो ये आपका कैपिटल पेमेंट हुआ। उसके बाद जान लीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट भी आपका क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट जो बार बार नहीं की थी एक बार की जाती है, ये भी आपका कैपिटल पेमेंट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, आप कहीं पे लगाते हैं पैसा, इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी आपका क्या होगा, कैपिटल पेमेंट होगा, क्योंकि ये भी इन्वेस्टमेंट बार बार नहीं की जाती है। उसके बाद आपका प्राइज फंड हो गया, प्राइज फंड में आप जो भी पैसा लगाते हैं तो ये भी आपका क्या है, कैपिटल पेमेंट है। तो आपको ये याद रखना कि आपका कैपिटल पेमेंट है, इससे पहले जो मैं आपको बताया वो कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।